हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, तो आर्टिकल लिख लीजिए, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ठीक है, तो फिर किसी परिपथ में किसी समय अंतराल के लिए विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य उसकी विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी समय अंतराल के लिए परिपथ में धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत या सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा होती है। कि कोई भी स्रोत है या सेल है तो विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए उसे कितना काम करना पड़ रहा है, उस कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगा? तो फॉर्मूले पे जाने के लिए हम देखें, यह हमारे पास में कोई परिपथ है, ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, इसे हमने किसी बैटरी के या स्रोत सेल से जोड़ा। इसके सिरों पर जो विभवांतर का मान है वो V है, प्रवाहित धारा इसमें I है। तो अब यहां एक बात आपको देखनी है कि हम इसको फंडामेंटल लेवल से इस फॉर्मूले को बनाना शुरू करते हैं। तो फिर यदि विद्युत स्रोत या सेल द्वारा विभवांतर V पर दिया गया आवेश Q हो, तब किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यहां मैं लिख देता हूं, ऊर्जा जो कार्य के तुल्य है, एनर्जी कार्य आवेश गुणा विभवांतर QV। ये हमारे पास में जो है वो फार्मूला आ गया नंबर 1। लेकिन धारा I बराबर Q बटे में T, तो T समय है, जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है।
प्रवाहित होती है। तो Q इक्वल IT, बात नंबर 2। तो फिर 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकल जाएगा? 1 व 2 से रिजल्ट आएगा E बराबर W बराबर Q की जगह हम IT लिख देंगे तो फिर VIT, क्योंकि मैंने Q की जगह I और T लिख दिया है तो हम VIT लिख सकते हैं। ये बात नंबर 3। ये फार्मूला थोड़ा सा इस फार्मूले से अपग्रेड हो गया। VIT, V वोल्टेज माप सकते हैं, I करंट माप सकते हैं, T समय भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसके आगे और चलें, तो आप यहां नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में एक व तीन से, 1 व 3 से क्या रिजल्ट आया? E बराबर W बराबर QV बराबर VIT। ठीक है, ये E बराबर W बराबर VIT आ गया। तो इसको और अपग्रेड करते हैं एक बार, लेकिन ओम के नियम से। क्या कहता है ओम का नियम? V इक्वल IR, ये बात नंबर कितनी करते हैं? 4। R चालक का प्रतिरोध। Then what is 3 and 4? By using 3 and 4, 3 व 4 से क्या रिजल्ट आया? E बराबर W बराबर V की जगह हम IR पुट कर देंगे, IR इंटू में IT, दिस इज इक्वल टू E इक्वल W इक्वल I स्क्वायर RT आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 5। तो अब हम यहां देखें कि एक तो हमारे पास में ऊर्जा का फार्मूला QV हुआ, एक ऊर्जा का फार्मूला VIT हुआ, एक ऊर्जा का ही फार्मूला हमारे पास में जो है वो I स्क्वायर RT हो गया। तो फिर मैं ओवरऑल इन सभी फार्मूलों को चेन सिस्टम में लिख दूं तो देख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार डाल करके ऊर्जा E काम के बराबर है, बराबर QV। तो 1 2 एक कौन कौन सी? 1 3 व 5 से, 1 3 व 5 से E बराबर W बराबर QV बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, लेकिन एक फॉर्म हम और ले सकते हैं। तो यहां हम 5वीं फॉर्म से भी आगे एक और जाएं। देखिए एक बार से, यदि यहां I इक्वल V अपॉन R, ये भी ओम के नियम से ये मैं 6 ले लूं तो 5 व 6 से अब क्या रिजल्ट आया? E बराबर W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू में T, एक R से एक R कैंसिल हो गया। E बराबर W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, ये इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास पूरे फार्मूले हो गए, ये वोल्टेज की टर्म में, ये करंट की टर्म में, ये वोल्टेज और करंट दोनों की टर्म में, और ये चार्ज की टर्म में। तो कौन कौन से? एक फार्मूला ये और एक आपके पास में हो गया ये, और एक ये हो गया। अब लिखते हैं हम चेन सिस्टम में 1 3 5 व 7 से। तो 1 3 5 व 7 से क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया E बराबर W बराबर QV बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T। ये हमारे पास में सभी जो है वो फॉर्म आ गई किसकी? ऊर्जा की।
ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो व्यंजक है वो व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब हमें आगे वाला जो पद डिफाइन करना है वो पद है विद्युत शक्ति। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास में ये एक इंपॉर्टेंट टेस्टी फार्मूला बनेगा I²RT। इस पद से हम जूल के नियम को जो है वो समझा सकते हैं। तो फिर ये टेस्टी फार्मूला I²RT, तो इससे जूल का नियम कैसे आएगा देखिए। तो मैं इसी से रिलेटेड अगले वाली बात करता हूं, जूल का नियम। I²RT वाले से रिलेटेड है। तो पहली बात तो यह है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे बल्ब में लगाएं विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में लगाएं विद्युत धारा का मैकेनिकल प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव। उसी विद्युत धारा को हम स्पीकर में दें, लाउड स्पीकर में, तो फिर कौन सा प्रभाव जो है यहाँ आवाज उत्पन्न करने का प्रभाव। तो ऐसे ही यदि हम किसी हीटर में विद्युत धारा को दें तो उसमें ये प्रभाव ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत एनर्जी को हम इजी वे में दूसरी ऊर्जाओं में रूपांतरित कर सकते हैं। तो उनमें से ही एक है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो जूल ने ये बात पता की थी कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक गर्म हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हीटर का फलक हम लगाएंगे तो उसमें जो फिलामेंट है, जो चालक है, उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म होगा। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। लेकिन ये विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है ये कौन से नियम का पालन करता है? ये जूल के नियम का पालन करता है। तो फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो जूल का जो है ऊष्मीय नियम या जूल का नियम, जूल नियम क्या कहता है? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा H, आइडिया क्या है हमारे पास में? H इक्वल I²RT। पिछले वाले आर्टिकल में ये बात आई थी, मैंने कहा था कि टेस्टी फॉर्मूला है, इसको हम माइंड में रखेंगे। तो उत्पन्न ऊष्मा, नंबर फर्स्ट, चालक में
प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं H समानुपाती I स्क्वायर, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, चालक के प्रतिरोध, कैपिटल R के चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या लिख दें? H समानुपाती R भी लिख दें क्योंकि वहीं से आईडी आ रहा है। नो। और नंबर 3, उस समय के समानुपाती होती है जिस समय के लिए धारा प्रवाहित की जाए। धारा प्रवाहित की जाए। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि H समानुपाती T, दिस इज इक्वेशन थर्ड बन गई। तो उस आइडिया को हमने अलग अलग सेंटेंस के अंदर यहां लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैं कलेक्टिवली यदि इसको लिखना चाहूं तो H समानुपाती I स्क्वायर R इंटू टी करूंगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और इन 1, 2, 3 से एक साथ यहां मैं लिख देता हूं। 1, 2, 3 से 1, 2 व 3 से रिजल्ट आया H समानुपाती I स्क्वायर आर टी और H बराबर के I स्क्वायर आर टी। लेकिन K की वैल्यू 1 सभी सिस्टम में, कांस्टेंट K इक्वल 1, तब H इक्वल I स्क्वायर आर टी आ गया। ये तुम्हारे पास में जूल का नियम हो गया, ठीक है। तो जूल ने जो है कितनी कैसे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यहां आपको 3 कारक दिखाई दे रहे हैं। एक कारक क्या? प्रवाहित धारा। एक कारक क्या? उसका प्रतिरोध। और एक कारक क्या? समय। तो ये हो गया तुम्हारे पास में जूल का ऊष्मीय नियम या जूल का नियम। तो नोट कर लीजिएगा ये चीजें। अब आगे वाली बात ये आती है कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाता है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बल अनुभव करके और बैटरी के या स्रोत के धनाग्र की ओर गति करने लगते हैं। लेकिन वो गति करते हैं तब जो क्रिस्टल जाल है, जो जाल है, चालक जाल है, उस जालक के आयनों के साथ उनकी टक्कर होती है और सक्सेसिव जो क्रमागत टक्कर होती हैं, तो फिर उन क्रमागत टक्करों में वो अपना जो वेग वृद्धि करते हैं। जब वो बैटरी के धनाग्र की ओर चलते हुए जब उस गैप में वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और जैसे ही जाकर के वो आयनों से टकराते हैं, टकराते ही गतिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है? वो उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे ये हमारे पास में चालक में आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी के ये धनाग्र से हमने इसको जोड़ा, जैसे ही ये गति करने लगेंगे तो ये हमारे पास में क्या करेंगे कि ये जो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसके साथ इसकी टक्कर होगी कुछ मोमेंट, लेकिन इस गैप में जो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, वो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी उस टक्कर के दौरान किसमें रूपांतरित हो जाएगी? वो ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो ये तो हुआ हमारे पास में जो है इसकी मैकेनिज्म। लेकिन अब हम एक और पद को परिभाषित करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास में विद्युत शक्ति। तो क्या है विद्युत शक्ति? देखिए,
विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी विद्युत स्रोत या सेल द्वारा, किसी विद्युत स्रोत या सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रति एकांक समय में कितना कार्य करना पड़ता है, वो विद्युत शक्ति होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत या सेल द्वारा, विद्युत स्रोत या सेल द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति होती है, शक्ति होती है। अर्थात हमने पावर का फार्मूला निकाला था, उसका विद्युत ऊर्जा का, P बराबर W अपॉन में T। 11th में ये फार्मूला था कार्य बटे में समय, लेकिन W क्या था, QV डिवाइड बाई टाइम। अगले वाली चेन क्या थी, VIT डिवाइड बाई T। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, या मैं T लिख दूं तो T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, VI। नेक्स्ट अगले वाली थी I स्क्वायर RT, लेकिन मैं T से डिवाइड करूंगा तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट लिखूंगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, लेकिन अपॉन में T करूंगा तो T से T कैंसिल। ये तुम्हारे पास में चेन बन गई इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले की। ठीक है, तो अब आप इस परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं। तो उतार लीजिए भाई। नेक्स्ट बात पर हम आते हैं, वो क्या है, देखिए कि यहां पर जो मात्रक है, एक तो विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक। तो मात्रक की बात की जाए तो मात्रक, ऐसा ही मात्रक तो हमारे पास में वाट होता है, तो वाट है। ठीक है, लेकिन यहां आपके पास में कुछ कन्वर्जन भी है, जैसे 1 किलोवाट है, जैसे मेगावाट है, तो ये कुछ और भी हमारे पास में है। तो 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। दूसरी बात, वाट जो बना है वो जूल पर सेकंड से बना है, एनर्जी जूल और बटे में सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या ऑब्लिक में क्या लिख दूं यहां, वाट। तो ये हमारे पास में विद्युत शक्ति का मात्रक है, लेकिन यहां से भी मात्रक बन सकता है। यहां से ये टेस्टी फॉर्मूला है क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो फिर यहां एक बात और है, स्टार डाल के मैं लिख रहा हूं, 1 वाट इक्वल 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ये आपके पास में जो है मैकेनिकल यूनिट और ये इलेक्ट्रिकल यूनिट, वोल्ट एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से हम विद्युत शक्ति का मात्रक लिख सकते हैं। लेकिन विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। लेकिन वहां एक विद्युत ऊर्जा का और मात्रक होता है जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं। तो उस शब्द में वाट शब्द का उच्चारण हो रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो शक्ति का मात्रक है, वो विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। तो फिर मैं इसके नीचे ये लिखूंगा, क्या एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास में जिसे आपको समझना है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक एसआई मात्रक जूल है, जूल। ठीक है। अब व्यापारिक मात्रक जो है वो हमारे पास किलोवाट घंटा है, यूनिट भी है। तो फिर अन्य मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक व्यापारिक स्तर पर देखिए कैसे, यहां 1 वाट जो होता है वो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है, ये शक्ति का मात्रक है। लेकिन मैं यहां 1 वाट इंटू में 1 आवर कर दूं, 1 घंटा से गुणा कर दूं, तो 1 सेकेंड यहां पर मैं 3600 सेकेंड से गुणा कर दूं, तो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे को इधर मैंने किसमें लिखा, शब्दों में, तो इधर में कैसे लिखा, अंकों में। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। तो यहां देखिए काम बराबर हो गया, सेकंड कट गया, तो अब तुम्हारे पास में क्या रह गया, सिर्फ आपके पास में 3600 जूल रह गई। लेकिन 1 वाट इंटू 1 आवर को 1 किलो से और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो फिर इस केस में हमारे पास में ये कितना रह गया था, 3600 जूल इंटू में 1 किलो मतलब 1000। तो ये चीज तो हो गई 1 किलो वाट आवर, और ये हो गई 36 लाख जूल। अब देख सकते हो किलोवाट आवर किसके इक्वल है, जूल के। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो किलोवाट आवर भी किसका मात्रक हो गया, किलोवाट घंटा भी किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का। इसी चीज को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और इसी चीज को हम 1 यूनिट भी लिखते हैं, और इसी चीज को हम 1 BOTU भी लिखते हैं। ये हमारे पास में ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है। BOTU से मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो किसके इक्वल है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल, 3.6 into 10 to power 6 जूल। तो ये किसकी ऊर्जा का ही व्यापारिक मात्रक हुआ। हमारा जो मीटर है वो किसमें रीडिंग देता है, मीटर रीडिंग देता है किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटे में। अपना इलेक्ट्रिक मीटर आप जाकर के देखेंगे तो वो किलोवाट आवर में रीडिंग देता है, लेकिन जब मीटर रीडर आता है तो मीटर रीडर उसको किस में लिखता है, वो यूनिट में लिखता है। कितने यूनिट हुई, बात बराबर ही है। लेकिन जब हम और स्टैंडर्ड करें लैंग्वेज को, कि हम जो है उसके ऊपर के अधिकारियों तक की बात करें, तब वही उनको बोर्ड बोलते हैं। और उस बोर्ड से मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों के ऊपर। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे तब आप उसके एसआई मात्रक को काम में लोगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये चीजें हैं, मीटर के लिए ये चीज है, रीडर के लिए ये चीज है, और उसके ऑफिसर के लिए ये चीज। तो फिर पता लग गया कि ये चीजें कहाँ कहाँ यूज होनी है। तो इस तरीके से एक बात हम यहाँ और भी कह सकते हैं, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जग जलता है तो हमारे पास में 1 यूनिट आती है। तो एक एग्जांपल ले लें, क्या बल्ब की पावर कितनी है, 100 वाट। कितने टाइम तक जले वो, 10 घंटे तक जले। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि एनर्जी या कार्य पावर जो होती है, सॉल्यूशन, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितनी यूनिट निकलती है, देखिएगा हम लिख सकते हैं कि पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो फिर एनर्जी है पावर है 100 वाट मल्टीप्लाई बाय 10 आवर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी आ गई 1000 वाट आवर। 1000 को किलो कहते हैं, किलो कहते हैं, तो किलो कहते हैं तो E इक्वल आ गया 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है
तब मीटर में 1 यूनिट निकलती है। क्लियर? तो ये आप नोट कर सकते हैं एक उदाहरण। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।